ईरान की मिसाइल क्यों नहीं रोक पा रहा अमेरिका? क्या है ईरान का मोज़ेक डिफेंस प्लान? क्या है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस और ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कमांड की आज़ादी, 31 टुकड़ों में बटी सेना, असिमेट्रिक वॉरफेयर, कमजोर कड़ी को मजबूती में बदलना, कैसे काम करती है ये स्ट्रेटेजी मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में मैं इसी ईरान की जो मिश्रित रक्षा प्रणाली है, जिसके चलते अमेरिका और इजराइल के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार है, और ये मोज़ेक स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, जो कि ईरान की ताकत बन चुकी है, इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद। तो शुरू करती हूँ। मिडल ईस्ट की जंग अब एक उस मोड़ पर है जहां पारंपरिक युद्ध के नियम बदल गए हैं। इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने भले ही ईरान के सेंट्रल कमांड सिस्टम को चोट पहुंचाई हो, लेकिन ईरान ने अपने तरकश से सबसे घातक तीर जो था ना, वो है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम, यानी DMD-31 के नाम से जाना जाता, उसे निकाल लिया। इस नई रणनीति के तहत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांट दिया गया है। अब तेहरान में बैठे बड़े अधिकारियों के आदेश का इंतजार किए बिना ही हर प्रांत का कमांडर खुद यह तय करेगा कि उसे कब मिसाइल दागनी है और कब ड्रोन हमला करना है। 28 फरवरी 2026 को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी की मौत की पुष्टि के बाद ईरान ने इस सुसाइड प्रूफ रणनीति को पूरी तरह लागू कर दिया, ताकि नेतृत्व खत्म होने के बाद भी रेजिस्टेंस जो है वो बने रहे। ईरान दशकों से अपनी मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटेजी पर भरोसा करता है। इस रणनीति का आधार मिलिट्री कमांड और कंट्रोल को अलग अलग करना है। इसका मतलब ये होता है कि सेना के फैसले केवल एक जगह से नहीं लिए जाते, बल्कि अलग अलग यूनिट्स को भी काफी हद तक फैसले लेने की छूट होती है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल जैसे देशों द्वारा किए जाने वाले लीडरशिप टारगेट या डिकैपिटेशन स्ट्राइक का जो असर है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही ईरान युद्ध को लंबा खींचने के लिए आर्थिक दबाव और बेहिसाब लागत जैसी रणनीतियों का भी इस्तेमाल करता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम यानी DMD और ये कैसे काम करता है। मोज़ेक डिफेंस का सीधा सा मतलब है बिखर कर लड़ना। जिस तरह एक मोज़ेक पेंटिंग छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है, वैसे ही ईरान ने अपनी सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र टुकड़ों में बांट दिया है। ईरान का कुल क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कैलिफोर्निया से 4 गुना बड़ा है। इतने विशाल क्षेत्र में कमांड को 31 हिस्सों में बदलने का मतलब समझते हैं कि अगर दुश्मन तेहरान को तबाह भी कर दे तो बाकी 30 प्रांत अपनी जंग जारी रखेंगे। हर यूनिट के पास अपने हथियार, अपनी रसद, अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। यह रणनीति डिकैपिटेशन यानी नेतृत्व को खत्म करने वाले हमलों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल की बमबारी का ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने 1 मार्च को दिए अपने बयान में कहा कि ईरान ने पिछले 2 दशकों में अमेरिका की अफगानिस्तान और इराक में हुई हार का बारीकी से अध्ययन किया है। ईरान जानता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और इजराइल से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमान युद्ध का सहारा लिया। इसमें भारी टैंकों या बड़े जहाजों की बजाय मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, समुद्र में छोटी नावों के झुंड यानी स्वार्म टैक्टिक्स और हिजबुल्लाह, हमास व हूतियों जैसे प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है।
मोज़ेक डिफेंस का हिस्सा होने के नाते ये सभी ग्रुप्स एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अगर एक कड़ी टूटती है तो पूरी चेन फेल नहीं होती। यही वजह है कि पश्चिमी डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं, जो हमलावर को धीरे धीरे थकाकर खत्म कर देता है। मोज़ेक वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जानते हैं? वो है कम्युनिकेशन, यानी आपसी संपर्क। अमेरिका और इजराइल अक्सर ईरान के संचार नेटवर्क को जैम करने की कोशिश करते हैं। इसी का तोड़ निकालते हुए ईरान ने अपने क्षेत्रीय कमांडरों को टोटल टैक्टिकल फ्रीडम दे दी है। इसका मतलब है कि अगर तेहरान से संपर्क टूट भी जाए तो कमांडर अपनी सूझबूझ से हमला जारी रख सकते हैं। इसके लिए ईरान ने पहाड़ों और रेगिस्तानों के नीचे छिपे हुए हार्डन्ड फैसिलिटीज यानी मजबूत बंकर बनाए हैं, जहां से ड्रोन और मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। सवाल ये होता है कि क्या रोबोट्स और ड्रोन्स बदल देंगे जंग की दिशा? मोज़ेक डिफेंस का एक नया आयाम अनमैन्ड सिस्टम्स यानी बिना इंसान वाले हथियार है। इसमें यूएवी, जमीन पर चलने वाले रोबोट्स और पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन्स यानी एयूवीज भी शामिल हैं। इन छोटे और सस्ते हथियारों को नेटवर्क के जरिए जोड़कर एक मोज़ेक बनाया जाता है, जो दुश्मन के बड़े और महंगे सिस्टम को निशाना बनाता है। इससे न केवल ईरानी सैनिकों की जान बचती है, बल्कि दुश्मन को यह समझ ही नहीं आता कि हमला किस दिशा से हो रहा है। वह सर्वाइवेबिलिटी यानी बचे रहने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, जिससे पश्चिम एशिया में हफ्तों तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ और तेहरान के सैन्य और नागरिक नेताओं, जिसमें कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमैनी भी शामिल थे, उनको मार डाला, तो संभवतः उन्हें उम्मीद थी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है वो जल्दी ही आत्मसमर्पण कर देगा। पर उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने ईरान को बहुत ही छोटा और कमजोर समझ लिया था। ईरान का मोज़ेक सिद्धांत जो है उसको अच्छे से समझना जरूरी भी है। देखो, ईरान के रक्षा सिद्धांत के केंद्र में यह अवधारणा है कि जिसे तेहरान के सैन्य विचारक विकेंद्रीकृत मोज़ेक रक्षा कहते हैं। अल जजीरा के अनुसार यह अवधारणा एक मूल मान्यता पर आधारित है। अमेरिका या इजराइल के साथ किसी भी युद्ध में ईरान अपने वरिष्ठ कमांडरों, प्रमुख सुविधाओं, संचार नेटवर्क और यहां तक कि केंद्रीकृत नियंत्रण को भी खो सकता है, लेकिन फिर भी उसे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत ना तो तेहरान की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और ना ही नेतृत्व की सुरक्षा को। प्राथमिकता निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखना, लड़ाकू इकाइयों को सक्रिय रखना और युद्ध को एक ही विनाशकारी हमले में समाप्त होने से रोकना है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि इराक युद्ध के बाद ईरान की सेना अल्पकालिक युद्ध के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक युद्ध के लिए तैयार की गई। मोज़ेक रक्षा की अवधारणा सबसे अधिक IRGC से जुड़ी है, विशेष रूप से पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी के नेतृत्व में, जिन्होंने 2007 से 2019 तक ईरानी सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने देश की रक्षा संरचना को एक ही कमान श्रृंखला में केंद्रित करने की बजाय कई अलग अलग स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र स्तरों में जो है संगठित करने में विचार किया और उन्हें 31 भागों में बांटा, जिसे एक घातक हमले से पंगु बनाया जा सकता था। इस सिद्धांत के तहत ईरान की सभी रक्षा इकाइयां, जिनमें IRGC, बासेज, नियमित सेना इकाइयां, मिसाइल बल, नौसेना संसाधन और स्थानीय कमान संरचनाएं शामिल हैं, एक वितरित प्रणाली का हिस्सा है। यदि किसी एक संरचना पर हमला होता है तो अन्य काम करती रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सभी घटकों को 31 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इनका मुख्यालय, हर एक का जो प्रांतीय इकाई जो है इसका अपना मुख्यालय होता है, हथियार भंडार होता है और कार्यवाही करने का सबसे बड़ा अधिकार भी होता है। इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु होने पर भी सैन्य श्रृंखला
बरकरार रहती है। अब सवाल ये होता है कि मोज़ेक रक्षा के उद्देश्य क्या हैं? दो मुख्य उद्देश्य हैं इनकी। पहला, इससे ईरान की कमान प्रणाली को बलपूर्वक नष्ट करना कठिन हो जाता है। दूसरा, ईरान को नियमित रक्षा, अनियमित युद्ध, स्थानीय लामबंदी और दीर्घकालिक शरण के एक बहुस्तरीय अखाड़े में बदलकर युद्ध क्षेत्र को ही त्वरित रूप से हल करना और भी कठिन हो जाता है। इस सिद्धांत और ऐसी कमान संरचना के कारण ईरानी सैन्य सोच युद्ध को मुख्य रूप से मारक क्षमता की प्रतियोगिता के रूप में नहीं बल्कि सहन शक्ति की परीक्षा के रूप में देखती है। यहीं पर तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरुआती हमलों के संबंध में बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वे इस तरह की कमांड संरचना को समझने से ही चूक गए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये उनकी बहुत बड़ी गलती है? क्या DMD 31 को जो ईरान का है, क्या उसे रोकना उनके लिए मुमकिन है? वो कष्ट तो झेलेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि ईरान को 2 दिन में ही जो है इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। ईरान के कितने भी अड्डों पर ये गोलियां चला लें, बम चला लें, मिसाइलें चला लें, रॉकेट चला लें, इतना आसान नहीं है। ये बात को समझना उनके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बताएं और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।